नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे फ्री कॉम्पिटिटिव पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोचिंग क्लास में। तो ये कोचिंग क्लास का फर्स्ट क्लास होने वाला है और इस क्लास में हम सेल बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होने वाला है कि हमें पर्टिकुलर कोई भी मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और उसके बाद हम क्वेश्चंस उसका प्रिपेयर करेंगे, मॉक टेस्ट हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर शुभम रॉय। मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, रंगापरा कॉलेज में। पहले डिस्कस करते हैं सेल के बारे में। हम अगर देखें that in our nature different type of organism can be found. It can be a very simpler bacteria, it can be a protist, plant, animal and many member of fungi. सब दिखने में अलग होते हैं, सबका नेचर अलग होता है, but there are few fundamental things which is very common in all the living organisms. What are these fundamental things? पहला, their genetic information is passed from one generation to the next generation with the help of a DNA. Okay, this is the first fundamental thing which see common in all the living organism found in our nature. Second, their body is composed of cell. Cell दो प्रकार के होते हैं, prokaryotes and eukaryotes. वो मैटर नहीं करता, but their body is made up of cell. And whatever the change that an organism conceive will be passed to the next generation, which is a very common and the fundamental thing in all the living organisms that exist in our nature. Okay, इसे क्या पता चलता है that cell is a structural and functional unit in all the living organism because organism का body structure मतलब कि structure बनता है cell से और उसी cell में बहुत सारे function होते हैं वो organism को survive करने के लिए. And the study of this cell is known as cytology. Okay, and in this cytology मतलब कि अगर सेल का आप स्टडी कीजिएगा तो आपको जेनेटिक्स, सेल के जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को समझना पड़ेगा। जेनेटिक्स मतलब वो सेल का हेरिडिटरी मटेरियल जो कि डीएनए वो किस तरह से पास होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। फिजियोलॉजी मतलब कि सेल के अंदर जितना काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ऑस्मोसिस या कोई भी तरह का एक्टिविटी, वो उसे हम कंसीडर करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एन सेल। और बायोकेमिस्ट्री मतलब कि कोई भी तरह का केमिकल रिएक्शन, केमिकल से जो सेल के अंदर हो उसे हम बायोकेमिस्ट्री कंसीडर करते हैं। उसमें मोलिक्यूल का नेचर, कंपाउंड का नेचर और मोलिक्यूल किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, सब चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी। So Robert Hooke was first in the year of 1965. He examined a slice of cork. Okay, uh, and he observed a box-like hollow compartment that he called cell. ठीक है, उन्होंने पैर, आप सभी को पता है कॉर्क, ये आपका पैर में पाया जाता है कॉर्क। एंड जब उन्होंने ये कॉर्क को अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर में ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कुछ हालो कंपार्टमेंट देखे और वो हालो कंपार्टमेंट यूनिफॉर्मली पूरे कॉर्क में था। इससे उन्होंने सेल कहा। इन लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड सेला से आया जिसका मतलब हो गया होलो स्पेस। ठीक है, उसके बाद एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले फ्री सेल्स देखे जैसे कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और स्पर्म सेल। उन्होंने विभिन्न तरह के सैंपल लिए थे और लेके उन्होंने माइक्रोस्कोप, सिंपल एक माइक्रोस्कोप खुद से बनाया था। उसके उसके अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद देखा कि यहाँ पर फ्री सेल्स पाए जाते हैं। और उसके बाद एम जे स्क्लेडन एंड टी सचवन ने सेल थ्योरी फॉर्मुलेट किया। ठीक है, उन्होंने सेल के बारे में कुछ फंडामेंटल बातें बोली। वो सेल थ्योरी क्या बताता है? दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सेल्स पाया जाता है या सेल का प्रोडक्ट पाया जाता है। ये पहला फंडामेंटल थिंग था। दूसरा, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर किसी में भी लाइफ है दैट मीन्स वहां पर सेल पाया जाएगा। एंड ऑल द सेल आर एग्जिस्टेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल। अगर कोई भी एक नया सेल बनता है तो वो पहले वो बनता है एक पुराने सेल से जो कि प्री एग्जिस्टिंग है, पहले से ही है।
ठीक है, ये है 3 फंडामेंटल रूल्स रिलेटेड टू सेल। इसको किसने दिया था याद रखिए, ठीक है, एम जे स्क्लेडन एंड टी सचवन ने, ठीक है। नाउ अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमारे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो आपके बैक्टीरिया भी हो सकते हैं बहुत सिंपलर तो, और एनिमल जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, या प्लांट। तो सबके बॉडी में आपको सेल दिखने को मिलेगा, बट देयर इज अ डिफरेंस। इन ए यूनिसेलुलर बैक्टीरिया the cell is prokaryotic in nature, or in more advanced plant, animal, protist and fungi, यहाँ पर हम जो सेल दिखते हैं वो यूकेरियोटिक सेल होते हैं। नाउ व्हाट इज दिस प्रोकैरियोटिक सेल? ऐसा माना जाता है दैट प्रोकैरियोटिक सेल इज ए एंसिस्टर ऑफ एन यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल की उत्पत्ति प्रोकैरियोटिक सेल से ही हुई है, ऐसा माना जाता है। और इसके बारे में और डिटेल्स से जानना है तो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा, हाउ द ओरिजिन ऑफ सेल टेक प्लेस, ये आप चेक कर सकते हैं। नाउ दिस प्रोकैरियोटिक सेल, दे हैव ए वेरी स्पेशल कैरेक्टर दैट their genetic material is not protected by any type of membrane. Okay, genetic material मतलब डीएनए। अगर ये आप फिगर देखते हो, दिस इज ए फिगर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जहां पर आपको डीएनए दिखने मिलेगा। नाउ द डीएनए ऑफ एन प्रोकैरियोटिक सेल इज ए सर्कुलर डीएनए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, लीनियर डीएनए इस प्रकार से नहीं दिखने को मिलता है, यहाँ पर सर्कुलर डीएनए होगा जहाँ पर दो एंड अटैच हुआ है, ठीक है। नाउ दिस सर्कुलर डीएनए इज फाउंड इन एन रीजन नोन एज न्यूक्लियोइड। ओके, न्यूक्लियोइड, इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। यहाँ पर जो साइटोप्लाज्मा रहता है वो थोड़ा थिक होता है, और अपार्ट फ्रॉम दिस मेन क्रोमोसोमल डीएनए, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड कहा जाता है। बेसिकली इसमें भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने को मिलते हैं, जो कि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल के पैथोजेनिसिटी या बहुत तरह के, जैसे कि रिप्रोडक्शन में सहाय करते हैं। Okay, this is the first characteristic that the prokaryotic cell nucleus is not bound by the membrane. यहाँ पर न्यूक्लियस पाया नहीं जाता, या आप कह सकते हो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। The cytoplasm of prokaryotic cell lack cell organelles. Now, prokaryotic cell में किसी प्रकार का सेल ऑर्गेनेलिज नहीं रहता, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी आप कंसीडर करें, वहाँ वो बैक्टीरिया सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं दिखता, ठीक है। सो आपके माइंड में आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एटीपी प्रोडक्शन करता है, या क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस करता है, तो बेसिकली ये सब होता कहाँ है? सो ये केमिकल रिएक्शन, मतलब कि एटीपी प्रोडक्शन बायोकेमिस्ट्री का, या फोटोसिंथेसिस, ये सब भी बैक्टीरिया में हमको दिखने को मिलता है, बट इट टेक प्लेस इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज मेसोसोम। ठीक है, मेसोसोम होते हैं, ये मेसोसोम होते हैं इनवर्ड इनवेजिनेशन ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ, ये इनफोल्डिंग फोल्ड होके अंदर घुस जाता है, और उसके वजह से यहाँ में कंपार्टमेंट बन जाते हैं। and this compartment act as a cell organelles where all the different biochemical reaction take place, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया या एटीपी प्रोडक्शन हो गया, वो सब हमको दिखने को मिलता है, ठीक है। तो इसे और हम डिटेल्स में बाद में डिस्कस करेंगे, बट एक बेसिक आइडिया आपने आपको मिल गया है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अ यूकेरियोटिक सेल। नाउ यूकेरियोटिक सेल कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। यू का मतलब हो गया ट्रू, कैरियन का मतलब हो गया न्यूक्लियस, मतलब कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस कब कहते हैं? जब न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है आपका मेम्ब्रेन, सो दे आर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ये याद रखिए। एंड यहाँ पर मेम्ब्रेन एक नहीं, दो मेम्ब्रेन दिखने को मिलते हैं, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, वो डीएनए प्रोटेक्ट होता है दो मेम्ब्रेन से। ओके, एंड दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। इवन यूकेरियोटिक सेल के अंदर में आपको जो ऑर्गेनेलिज दिखेगा वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और उनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका एटीपी प्रोडक्शन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है, स्मूथ आपका लिपिड सिंथेसिस करता है, वैक्यूल्स आपका स्टोरेज का काम करता है। तो ये सब आपको एल्गी, फंजाई एंड एनिमल में दिखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सम डिफरेंस ऑफ यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अगर एज ए होल देखें तो पहला, न्यूक्लियस इज नॉट बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल के
सेल में दिखते हैं हम। न्यूक्लियस इज बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये यूकेरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक है। न्यूक्लियोलस ये एक पार्ट है जो कि न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है और वो यूकेरियोटिक सेल में ही दिखता है। तो न्यूक्लियोलस, आप कंफ्यूज नहीं मत होना, क्योंकि ये है न्यूक्लियोइड और हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोलस। सो न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, बट यहाँ प्रेजेंट रहता है। और आप कह सकते हो कि न्यूक्लियोइड is present in prokaryotic cell and nucleoid is absent in eukaryotic cell, ये कह सकते हो। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज एब्सेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट रहते हैं। सेल डिवीजन जो होता है इसे हम कहते हैं ए माइटोसिस। इसके बारे में और हम डिटेल में हमारे ये कोचिंग क्लास के फर्दर वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में। और यहाँ पर जो सेल डिवीजन होता है इसे हम कहते हैं माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम बेसिकली आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल है। नाउ द राइबोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल इज 70s राइबोसोम, बट द राइबोसोम प्रेजेंट इन द यूकेरियोटिक सेल इट इज 50s राइबोसोम, ठीक है। ये दोनों ही अलग होते हैं। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, आप एग्जाम में भी अगर लिखोगे तो आपको बहुत हेल्प होगा अच्छा मार्क मिलने में, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। हमें पता है कि हमारे सेल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड रहते हैं। नाउ ये दिस मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड दे आर स्टेबलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल बॉन्ड विच हेल्प टू हेल्प टुगेदर, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल सेम एटम से बने होते हैं या डिफरेंट एटम से बने होते हैं। तो ये सब मॉलिक्यूल एक साथ किस प्रकार से रह सकता है, बिकॉज ऑफ द फोर्स बिटवीन देम, जिसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक है। और ये केमिकल बॉन्ड बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि आपका कोवलेंट बॉन्ड जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और ये बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख सकते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जहां पर दो अलग अलग एटम है और दोनों एटम ही एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द शेयर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन दे मेक ए कोवलेंट बॉन्ड विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आता है नॉन कोवलेंट बॉन्ड जो कि वीक होता है और रिवर्सिबल होता है, इसे तोड़ भी सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, इज अ टाइप ऑफ ए नॉन कोवलेंट बॉन्ड, ओके। नॉन कोवलेंट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट आ गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। सो बेसिकली ये होते हैं दो चार्ज एटम में, ठीक है। अगर दो चार्ज एटम में कोई पर्टिकुलर एक चार्ज हुआ, अगर ये पॉजिटिव हुआ, उसके पास में और एक एटम है जिसमें और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो होगा रिपल्सिव अट्रैक्शन, बिकॉज लाइक चार्जेस विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर। बट अगर उसके पास में ही और एक एटम है जिसका चार्ज है नेगेटिव, देन इट विल attract each other. So this true type of attraction is known as electrostatic interaction, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एटम में, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलवेज form between a hydrogen atom, okay, is partly shared between two relatively electronegative atom and are responsible for solvent property of water, ठीक है। तो हमें पता है कि जो सेल के अंदर में साइटोप्लाज्मा है, साइटोप्लाज्मा में 95% आपका वाटर रहता है, ठीक है। इस 95% ऑफ वाटर इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्वेंट, मतलब कि एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, उसी प्रकार से ये कंटिन्यू होता है और वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के फॉर्म में हमें दिखने को मिलता है सेल में, और ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है, बिकॉज दो वाटर मॉलिक्यूल का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी आपको दिखने को मिलेगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ये हाइड्रोजन एटम हमेशा ऑक्सीजन एटम के साथ आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए हमें दिखता है, ठीक है। और इसी की वजह से वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट नेचर को अचीव कर पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका वेंडल वाल फोर्सेस। ये वेंडल वाल फोर्सेस, अगर वेंडल वाल फोर्सेस इवन आपके न्यूट्रल एटम में भी दिखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल
ये 2 एटम में किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, ठीक है? बट व्हेनेवर दे कम क्लोज़र टू ईच अदर तो क्या होता है, 2 ऑपोज़िट एटम में आपका प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों ही रहते हैं। तो पहला एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, दे टेंड टू अ, गो नियर टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द अदर एटम और उसी प्रकार से यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इट विल टेंड टू गो टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज ऑफ द अदर एटम और इस प्रकार का जो अट्रैक्शन होता है और इंटरेक्शन होता है इसे हम कहते हैं वेन डेर वाल्स फोर्सेस, ठीक है? ठीक है? और ये वेन डेर वाल्स फोर्स चेंज हो सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल इट टेक प्लेस इन दिस एरिया, अगर यहाँ पर कोई और एटम आ गया, दिस इलेक्ट्रॉन में माइग्रेट टू द अदर साइड, ठीक है? और वेन डेर वाल्स फोर्स फिर से चेंज हो सकता है। ये तब तो वेन डेर वाल्स फोर्स सबसे वीक तरह का फोर्स हमको दिखने को मिलता है। Now let's discuss about uh, type of a compound found in the protoplasm of the cell. तो जब केमिकल एनालिसिस किया गया था, एक सेल को कंसीडर कीजिए, सेल में साइटोप्लाज्मा है, ठीक है? ये साइटोप्लाज्मा में अगर आपका केमिकल एनालिसिस करो, यहाँ से आप सारा का सारा साइटोप्लाज्मा निकाल के आप अगर डिटरमाइन करना चाहते हो कि इसमें कितने प्रकार के कंपाउंड है, तो इवन किया गया था, इससे पता चला कि यहाँ पर 2 प्रकार के कंपाउंड पाए जाते हैं। एक हो गया आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड या मिनरल कंपाउंड जो भी कहते हैं, आप लोग के माइंड में ऐसा आ सकता है कि ये जनरली सेल के बाहर में पाए जाते हैं, इसी के लिए इसे इनऑर्गेनिक कहते हैं, ठीक है? और जो भी कंपाउंड सेल के अंदर में पाया जाए उसे ऑर्गेनिक कहते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न बहुत स्टूडेंट के होता है, बट मैं बता दूँ कि सेल के अंदर में जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया या आपका प्रोटीन हो गया या आपका फैट्स हो गया, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है या बायोमोलिक्यूल्स है, बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है? जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कार्बोहाइड्रेट का। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, आपका रूबीज को मिलकर आपका कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ओके? नाउ हियर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इट इज एन इनऑर्गेनिक, ठीक है? ये इनऑर्गेनिक है और ये सेल के अंदर में ही पाए जाते हैं, ठीक है? it can be fixed from the outside, but later on it will come inside the cell और समटाइम इन सम केमिकल रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, जैसे कि C4 साइकिल में आपके मेलेट से आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड लेटर ऑन इट विल गो टू द C3 साइकिल, जो कि हम डिस्कस करेंगे बाद में। हम हमारा ये पूरा वीडियो सीरीज होने वाला है, तो बेसिकली इस प्रकार से आपको दिखने को मिलेगा। सो हमारे सेल के अंदर में इनऑर्गेनिक मिनरल कंपाउंड भी दिखने को मिलते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी दिखने को मिलते हैं, ओके? Now let's discuss about the inorganic compound पहले, ठीक है? So inorganic compound are found in a bulk. मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका वाटर हो गया, सोल्ट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अभी आपको तो वाटर क्या है वो भी पता है, सोल्ट क्या है वो भी पता है, बट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? सो इलेक्ट्रोलाइट आर दोज कंपाउंड व्हेन दे डिसॉल्व इन अ वाटर, अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, देन दे विल डिसोसिएट एंड फॉर्म अ आयंस, ठीक है? वो क्या करते हैं? आयंस प्रोड्यूस करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं एंड बिकॉज ऑफ द presence of these ions और protons, आप जो भी कंसिडर करो, this solution become a कंडक्टर, क्या होता है? कंडक्टर बन जाते हैं, मतलब कि यहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाए। तो इस प्रकार के कंपाउंड जो कि सॉल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस करे, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है? और ये इलेक्ट्रोलाइट रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी बायोकेमिकल रिएक्शन पॉसिबल होता है। उसी के लिए जब भी डिहाइड्रेशन होता है, तो हम इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम करते हैं आउटसाइड से। उसी प्रकार से नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हमको दिखने को मिलेंगे बॉडी के अंदर। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबसे इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है आपका वाटर, ठीक है? बिकॉज मेजोरिटी कंपोनेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वाटर and all the physiological process occur in an aqueous medium, therefore water is indispensable for metabolic activity। हमारे बॉडी के अंदर में जितने बायोकेमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक एक्टिविटी हम जो भी कहते हैं उसे, वो सारा का सारा आपके सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। Now this cytoplasma is made up of 95% of water. तो ये वाटर में ही सारे के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं। और मैं बता दूं कि सेल के अंदर में जो वाटर पाया जाता है वो 2 फॉर्म में पाया जाता है। एक है फ्री वाटर और एक है बॉन्ड वाटर। मैंने तो बोल दिया कि फ्री वाटर 95% आपका क्या होता है?
सेलुलर वाटर होता है या साइटोप्लाज्म होता है, जहाँ पर वेरियस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, ठीक है? इसे हम फ्री वाटर कहते हैं। बट 4 टू 5% क्या होता है, आप जितने मॉलिक्यूल्स देखते हो, जैसे कि आपका कंसीडर कीजिए डीएनए। डीएनए में क्या होता है, 2 स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है? और प्रोटीन में भी आप देख सकते हो कि प्रोटीन में जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, या आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर भी आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल एंगेज होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, and this engaged hydrogen water molecules is a trapped or bound water, ठीक है? and this 4 to 5% of the bound water, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को हम बाउंड वाटर वो कंसीडर करते हैं, ओके? और इवन इंटरेक्शन बिटवीन ए रिसेप्टर एंड टारगेट, मतलब कि हार्मोन, एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम, सबस्ट्रेट आर वीक इंटरेक्शन बेस्ड ऑन इन द मीडियम इन विच दे अकर, ठीक है? सो वाटर में सबसे ज्यादा इंटरेक्शन आपको दिखने को मिलेगा जहां पर आपका हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ लिंक होता है, या एंटीजन, एंटीबॉडी के साथ लिंक होता है, कोई भी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ लिंक होता है। ये सब सबसे बेस्ट उनका काम दिखने को मिलता है वाटर सॉल्वेंट में, ठीक है? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। सबसे पहला हो गया पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब कि उनके में दो तरह के एंड होते हैं, एक हो गया नेगेटिव एंड, दूसरा हो गया पॉजिटिव एंड। और ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आता है, और यहाँ में पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर द पोलैरिटी ऑफ वाटर इज अचीव। दूसरा हो गया कोहेसिव नेचर, मतलब कि एक वाटर मॉलिक्यूल आपकी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से लगता है और अट्रैक्ट होता है लगने के लिए, ठीक है? और बिकॉज ऑफ दिस कोहेसिव नेचर वाटर अपना सॉल्वेंट नेचर अचीव करता है, ठीक है? और एक बात है कि ये जो कोहेसिव नेचर ऑफ वाटर है, ये हमारे नेचर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को हेल्प करते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि बहुत सारे लंबे-लंबे प्लांट होते हैं जिसके टॉप में आपके लीफ होते हैं। तो लीफ में क्या होगा, आपका फोटोसिंथेसिस हुआ या कुछ तरह के भी ट्रांसपिरेशन हुआ, तो यहाँ पर वाटर लॉस भी होता है, फोटोसिंथेसिस में पानी भी लगता है। तो जमीन में जो पानी है, ये जमीन से पानी ऊपर की तरफ जो जाता है, ये 2 कारण से जाता है। एक तो हो गया आपका ट्रांसपिरेशन पूल, और दूसरा हो गया बिकॉज़ ऑफ द कोहेसिव नेचर ऑफ एन वाटर मॉलिक्यूल। तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे के साथ अटैच होना चाहता है, और इसी वजह से पहला तो हो गया आपका ट्रांसपिरेशन पूल। जब भी कोई लीफ पानी रिलीज करता है अपने सराउंडिंग में, तो जहाँ से रिलीज होता है वो वैक्यूम प्रोड्यूस करता है, और वो वैक्यूम को कंपनसेट करने के लिए वास्कुलर बंडल में जो वाटर मॉलिक्यूल पीछे रहता है वो आगे की तरफ जाता है, और ये पोर्शन फिर से वाटर से कवर हो जाता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल आगे की तरफ जाएगा, उसके पीछे में और एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसा आएगा बिकॉज़ ऑफ द कोहेसिव नेचर ऑफ एन वाटर मॉलिक्यूल। इसी प्रकार से एकदम जितना भी हाइट हो प्लांट में, वाटर इज़िली टॉप तक चले जाता है, ठीक है? तो आप ब्राज़ील में देख सकते हो, ब्राज़ील में भी कितने लंबे-लंबे पेड़ हैं, तो वहाँ पर कैसे पानी जाता है, ये बिकॉज़ ऑफ द कोहेसिव नेचर ऑफ द वाटर। Okay, the existence of a life on Earth depends critically on the capacity of water to dissolve striking area of polar molecule, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि हमारे जो सेल है, सेल के अंदर में ज्यादातर जो बायोमोलिक्यूल्स है, उनका नेचर पोलर है, ठीक है? मतलब कि इस प्रकार का नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और वाटर है वो भी पोलर इन नेचर है, तो वाटर का जो सॉल्वेंट होगा वो भी पोलर होगा। तो बेसिकली एक सेंटेंस याद रखिए दोस्तों, लाइक लाइक ऑलवेज डिसॉल्व, ऑलवेज डिसॉल्व। तो लाइक मॉलिक्यूल मतलब कि पोलर मॉलिक्यूल, जो ज्यादातर मैक्सिमम बायोमोलिक्यूल्स आर पोलर इन नेचर, ये पोलर मॉलिक्यूल वाटर के साथ डिसॉल्व हो सकते हैं। अगर ये पोलर ना होते तो डिसॉल्व ना होते, और डिसॉल्व अगर नहीं होते तो क्या होता, आपका बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होता, ठीक है? और ये देखिए, द मेजॉरिटी ऑफ द सेलुलर मिनरल एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन, ठीक है? ये सॉल्यूशन के फॉर्म में आपको दिखने को मिलेगा सेल के अंदर में। सॉल्यूशन मतलब किसके साथ डिसॉल्व होता है? वाटर के साथ।
जो कि साइटोप्लाज्मा में सॉल्वेंट के हिसाब में काम करता है। The majority inorganic cations are हाइड्रोजन आयन्स, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये सब मैग्नीशियम आयन, ये सब आपके मेजोरिटी कैटायन है। एक स्पेशल पॉइंट है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड, ये ये तीनों आयन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किस लिए? टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन सेल। दूसरा, टू मेंटेन द एसिड एंड बेस बैलेंस ऑफ द सेल। ठीक है, तो कोई भी सेल के अंदर में कितने मात्रा में वाटर होना चाहिए, इसे मेंटेन करता है ये आयंस। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल सेल के अंदर में ज्यादा पानी पानी का मात्रा बढ़ गया, तो क्या होगा, यहाँ पर जितने आयंस है इट विल मूव आउट। ठीक है, मूव आउट होने के बाद मतलब कि आपका सोल्यूट कंसंट्रेशन यहाँ में डाउन हो जाता है जब आयंस मूव करते हैं, और बाहर में आयंस के कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं। एज ए रिजल्ट यहाँ सोल्यूट ज्यादा और पानी कम हो जाता है। एज ए रिजल्ट थ्रू ऑस्मोसिस द वाटर विल मूव आउट एंड इट विल रीच टिल इट अचीव द इक्विलिब्रियम। तो इस प्रकार से आपका वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर में रेगुलेट किया जाता है ये आयोन्स के द्वारा। उसके साथ साथ आयोन्स अगर सेल के अंदर में ज्यादातर प्रोटॉन्स रहते हैं, तो उसका पीएच नेगेटिव हो जाता है, एसिडिक पीएच होता है। अगर सेल को एसिडिक पीएच में सरवाइव करना है तो इट विल बी मेंटेन बाय द आयंस। अगर बेसिक नेचर चाहिए देन आयंस विल मूव आउट। ठीक है, विल मूव आउट एंड द पीएच विल बी मेंटेन। तो इस प्रकार से आयंस सेल को सरवाइव करने में भी सहाय करते हैं बाय maintaining the osmotic pressure and by maintaining the acid base balance. Okay, now let's discuss about the organic compound. Okay, now organic compound are what? Organic compounds are the compound which are made up of carbon. So जो ज्यादातर कार्बन से बना होता है उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर करते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यू विल फाउंड कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मीथेन इथेन, CH2CH3, प्रोपेन CH2CH2CH3। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको कंपाउंड दिखने को मिलेंगे, या और बहुत सारे फॉर्म होते हैं जहां पर आपको कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी लिंक दिखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सिंपलर फॉर्म जैसे ग्लूकोज के फॉर्म में भी मिलते हैं जहाँ पर सिंगल यूनिट मोनोमर्स होते हैं, बट इट कैन बी फाउंड इन वेरी लार्ज साइज, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये लार्ज मॉलिक्यूल बेसिकली छोटे छोटे यूनिट्स मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे यूनिट्स को हम कहते हैं मोनोमर्स। क्या कहते हैं हम? मोनोमर्स कहते हैं। नाउ ये मोनोमर्स क्या करते हैं, ये 8 से 9 मोनोमर्स लिंक करके मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं, और ये कंपाउंड को हम कहते हैं ओलिगोमर्स। ठीक है, अगर मोनोमर लिंक होता है 9 से 12 सब यूनिट, तो वो बनाता है ओलिगोमर। अगर उससे ज्यादा हुआ तो उसे हम कहते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो पॉलीमर दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर पॉलीमर में जो सब यूनिट है, ये सब यूनिट अगर सिमिलर है थ्रू आउट द कंपाउंड, तो वो पॉलीमर को कहते हैं हम होमोपॉलीमर। क्या कहते हैं हम? होमोपॉलीमर, जहां पर सब यूनिट सेम होगा, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जितना सब यूनिट है सब सिमिलर होगा। बट अगर आपके पॉलीमर में एक सब यूनिट दिखने में ऐसा हुआ, दूसरा इस प्रकार से है, फिर से ऐसा है, या चेंज होता रहता है। अगर सब यूनिट चेंज हो, एक से ज्यादा हो, तो उस प्रकार के पॉलीमर को कहते हैं हम हेटेरोपॉलीमर। क्या कहते हैं हम? हेटेरोपॉलीमर। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम और डिटेल्स में बात करेंगे फर्दर वीडियोस में। अभी हम देखते हैं कुछ एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट, जो कि क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो आपको अगर एनर्जी बहुत जल्दी से चाहिए तो यू हैव टू कंज्यूम अ कार्बोहाइड्रेट, तब आपको सबसे जल्दी एनर्जी मिलेगा। ठीक है, और प्रोटीन आपका स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे बॉडी का। हमारे बॉडी में जितने ऑर्गन्स है या कुछ भी स्ट्रक्चरल थिंग है, वो बना होता है प्रोटीन से। ठीक है, ये भी आपका एनर्जी स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट भी स्टोर करता है। उसके बाद लिपिड हो गया। लिपिड को हम कहते हैं स्टोर
हाउस ऑफ ए हाई एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी जितने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये कार्बोहाइड्रेट भी हुआ, प्रोटीन भी हुआ, लिपिड भी हुआ, न्यूक्लियोटाइड भी हुआ, सारे के सारे अगर हम कंसीडर करें उसके अंदर लिपिड का सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी दिखने को मिलेगा और बेसिकली लिपिड स्टोरेज पर्पस में ही हमको दिखने को मिलता है, ठीक है? नेक्स्ट आ गया आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है आपका हेरिडिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द फंक्शनिंग ऑफ अ सेल। तो पहला तो हो गया आपका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो भी इंफॉर्मेशन मूव करता है थ्रू आपका न्यूक्लिक एसिड मूव करता है। और दूसरी बात, ये पर्टिकुलर एक इंसान या एक ऑर्गेनिज्म के जितने फंक्शनिंग होते हैं, ये फंक्शनिंग के लिए जो प्रोटीन बनते हैं वो प्रोटीन बनने का इंफॉर्मेशन आपके न्यूक्लिक एसिड में ही रहता है। मतलब कि सेल का जो फंक्शनिंग होता है वो कंट्रोल करता है न्यूक्लिक एसिड में। ठीक है? सो इस क्लास के लिए बस इतना ही। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी का ही कुछ और टॉपिक के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप नोट्स बना सकते हैं और वेट कीजिए, हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। और ये वीडियो को शेयर कीजिए जिसको नीड है, ठीक है? तो मेरा मेन पर्पस है यही कि आप लोग को प्रिपेयर करना है बिकॉज the information and the notes, everything is available in the internet, but वो इतना डिसिप्लिन वे में आप निकाल के पढ़ना, तो वो सब थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो वही काम मैं कर रहा हूँ। मैं सिजिल वे में आपको मटेरियल्स दे रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ो और उसे आपको नोट फॉर्म में रखना है। आप विश्वास कीजिए ये आपके लाइफ में कभी ना कभी काम देगा और आप अच्छे से प्रिपेयर करो बिकॉज़ डिसिप्लिन ही आपको आगे तक लेके जाएगा, ठीक है? मैंने भी अपने लाइफ में इसे फॉलो किया है और मैंने इसका रिज़ल्ट भी देखा है। तो मैं आपको वही सजेस्ट करता हूँ, ठीक है? मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।